गाजीपुर बॉर्डर पर खात्मे की ओर किसान आंदोलन, किसान नेताओं में पड़ी फूट। किसान नेता बीएम सिंह ने आंदोलन खत्म करने की कर दी घोषणा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा पर संवाददाता वंदना ने की बीजेपी आप नेताओं से बात। बोली बीजेपी देश की छवि हुई खराब, आप नेताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। आज नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने पेश किया बजट, मेयर और बीजेपी के रवैये को बताया भेदभावपूर्ण। फिजूल खर्ची पर सवाल उठाकर कथित कमियों को किया उजागर। धीरे धीरे कम होता जा रहा कोरोना का कहर, पॉजिटिव्स की संख्या हुई काफी कम। जीटीबी हॉस्पिटल में 200 कर दी गई रिजर्व बेड्स की संख्या। राजीव गांधी हॉस्पिटल में केवल 8 रह गए पॉजिटिव मरीज। और हॉस्पिटल्स में सुधरता दिख रहा वैक्सीनेशन का ग्राफ। राजीव गांधी हॉस्पिटल ने वैक्सीनेशन के अपने ही पुराने आंकड़े को पछाड़ा। सोमवार को 110 लोगों को टीका लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के हालातों के साथ। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान उग्र हो गए, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के साथ कई किसान भी घायल हो गए। कल की घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अब कई किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को दिन भर टेंट हटाने का सिलसिला जारी रहा। बाद में किसान नेता बीएम सिंह ने ऐलान किया कि हम किसान आंदोलन खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीएम सिंह और राकेश टिकैत के बीच आंदोलन को लेकर पहले से ही गहरे मतभेद हैं। बीएम सिंह ने कहा है कि हम यहां आंदोलन करने आए हैं, अपने लोगों को पिटवाने नहीं। मंगलवार की घटनाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उन लोगों में बीएम सिंह भी शामिल हैं। वहीं कुछ आंदोलनरत किसानों का कहना है कि कल हमें जो रूट दिया गया था, हम उसी रूट पर चल रहे थे, पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। किसानों का कहना है कि यह सरकार की एक चाल थी कि अपने कुछ शरारती तत्व रैली में भेजकर उन्होंने ये सब करवाया। उन्होंने कहा कि हम अपने शहीद हुए किसान भाइयों को नमन कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं कल की घटना को देखते हुए अब बॉर्डर पर काफी भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के जवान समेत सीआईएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने रास्ता दिया साफ कि हम आपको झंडा चढ़ाने के लिए, परेड करने के लिए मतलब लेके जाएंगे वहाँ, और फिर हमें रास्ता नहीं दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। बंद करने के बाद हम कौन से रास्ते को चलते, जब जगह पत्थर रख दिए, सब जगह भारी भारी बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए, कोई निकलने का रास्ता नहीं। पुलिस का काम था ये कि जब हमें मौका दिया तो हमें रास्ता भी साफ देते। जब सारे रास्ते बंद कर दिए, कौन सा रास्ता हमारे जाने के लिए है? अगर हम ज़बरदस्ती जाते तो पहले चले जाते, या तो हमें रास्ता दिया ही ना होता, हमें मौका ही ना दिया होता। जब इतनी दुनिया है यहाँ, कई लाखों में आदमी खड़ा है, तो सबको उस रास्ते को जाना ही था। वहाँ फिर हमारे पास पहले जहाँ से रास्ता हमने पहले थोड़ा साफ करा, हटाया, वहीं आंसू गैस हमारे ऊपर फेंक दिए, धुआं ज़्यादा कर दिया, और धुएं के बाद में फिर आगे गए, आगे फिर रास्ता बंद है। ये कहाँ से मार्च करें? जब आगे से चले लेके ट्रैक्टर तो आगे से सारे रास्ते ही बंद हैं, तो जा रहे हैं ये हटा के, तो फिर कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, फलाने हैं, ढिंगड़े। वो लड़का मार दिया गोली मार के, कोई वहाँ आंसू गैस छोड़ दिए जाके, कोई वहाँ कोई बात थी, कोई लड़ाई वाली नहीं, कोई झगड़े वाली नहीं, किसी से टकराव नहीं। और फिर खुद के इनके आदमियों ने वहाँ बसें खड़ी थी, वहाँ पुलिस की थी, किसी को उनको मार मार के राड़ कहाँ से आए आदमियों, कहाँ से नहीं आए, तो उनने फोड़ के उनके शीशे, तो वो भाई ये फोड़ रहे हैं, ये फोड़ रहे हैं। कहाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ऐसा। जो ये बिल्कुल गलत बात है कि इन्होंने गोली मारी है, कुछ करे, कुछ भी बिल्कुल नहीं बात। अपने बंदे को अपने आप ही गोली मार लेनी, सोचो ना, ये अपोजिशन बंदे ने में गोली मारी तभी वो बंदा मरा। तो कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान उग्र हो गए, जिसके बाद किसानों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं कल की घटना के बाद अब इस आंदोलन की आगे की क्या कुछ दिशा हो सकती है, इस पर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की। इस दौरान बीजेपी नेता हिमांशी पांडे और संजय गोयल का कहना है कि ये निंदनीय है, इससे देश की छवि खराब हुई। किसान नेताओं ने लगातार बात चल रही
उन्होंने कहा कि किसान नेताओं से लगातार बात चल रही थी, मांगे भी मानने की बात की जा रही थी, फिर भी वो नहीं माने। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बिमलेश और हसीब उल हसन ने कहा कि ऐसे उपद्रव को अंजाम देने वाले किसान नहीं हो सकते। साथ ही कहा कि इस रैली में राजनीतिक लोग भी शामिल थे और उपद्रवियों को उकसाया गया था। आप नेताओं ने कहा कि पुलिस से सवाल किए जाएं कि जो रास्ता क्लियर रखना था उस पर बैरिकेड्स क्यों लगाए गए। साथ ही आप नेताओं ने इंटेलिजेंस को भी फेल करार दिया। देश का हर व्यक्ति इससे दुखी है और जो नहीं होना चाहिए। कोई भी है, अपनी बात रखें, तरीके से रखें। इस तरह का उड़दंग मचा के अपनी बात इस तरीके से मनवाना, अब मैं नहीं जानती इसमें कौन लोग थे, क्या थे, किस लोगों ने ये चीज़ें रची हैं, पर ये तरीका ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते आप अपनी बात रखिए तरीके से। किसी देश को जो मेन चीज़ें लाल किले पे जाके झंडा फहराना, इस तरह की जो हरकतें हैं, देश का सभी नागरिक दुखी है इससे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ की मर्यादा होती है, हर एक चीज़ का होता है तरीका, होता है बात रखने का। देखिए, हम लोग भी इसके खिलाफ हैं कि कहीं पर भी अगर दंगा फसाद होता है तो हम लोग उसके खिलाफ ही रहते हैं। लेकिन जब पुलिस ने एक रूट बनाकर किसानों को दे दिया था कि इस रूट पे आप जा सकते हैं, उसके बाद भी बैरिकेडिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब अगर आपने रास्ता रोक ही लिया है, आधे मेरे ख्याल से 100-150 ट्रैक्टर वहाँ आधे रोड पर चले गए थे और उसके बाद में जब वहाँ देखा कि बैरिकेड लग रहे तो उन्होंने ट्रैक्टर को मोड़ा है। तो अगर ऐसे ही करना था आपको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी वहाँ की। देखिए, यादगार तो पहले भी बनना था, क्योंकि ट्रैक्टर रैली जो होनी थी उसके लिए किसानों ने बोल ही दिया था कि हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं और हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लेकिन जिस माध्यम से उनको निकालनी चाहिए थी, हो सकता है कुछ उपद्रवियों ने ये सब करा हो, लेकिन किसानों का ये कोई रोल नहीं था इसमें कि हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें कि हम दंगा करेंगे। और पुलिस को भी ऐसा अपना रोल एकदम साफ रखना चाहिए था। जब उनकी बात पहले ही हो चुकी थी तो उनको उस पर अमल करना चाहिए था, उनको रास्ता देना चाहिए था। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से था और शायद उन्हें अगर रास्ता दे दिया जाता, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे थे कि जो काफ़ी लेट तक खोले गए हैं। आप ही लोग बता रहे हैं, मीडिया के लोग बता रहे हैं काफ़ी देर से खोले गए, इसलिए वो वहाँ पे एकत्र हो गए और शायद वो विस्फोटक हो गए। अगर इंटेलिजेंस पहले से होती और शायद इसमें रिहर्सल हो जाती, क्योंकि वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, किसान रैली की तैयारी कर रहे थे, अपनी परेड की तैयारी कर रहे थे वो लोग अपने, तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वो लोग कहाँ क्या, वो लोग सोए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके अंदर सारे के सारे खुफिया तंत्र भी उन लोगों से मिला हुआ था जो उपद्रवी थे। देखिए, भीड़ को उकसाने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है और वो किसने चिंगारी छोड़ी, किसने क्या करा, ये तो जांच का विषय है। मगर जहाँ तक जो हमारी पूरी की पूरी देश की इंटेलिजेंस इस आंदोलन पे निगाह रखी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हज़ारों की संख्या में किसान आ रहे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पे किसान एकत्र हो गए, तो उसके बाद में ये कैसे हो गया, ये सब पूछना, ये सारा प्रश्न आप दिल्ली पुलिस से पूछिए। ऐसे लोग थे जो लाल किला पर जा करके दूसरे झंडा जहाँ पर हमारा तिरंगा फहराया जाता है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वहाँ पर फहराना, किस तरह से 300 से ज़्यादा हमारे पुलिस को घायल करना, इस तरह से कभी भी किसान नेता नहीं हो सकते, कभी किसान नहीं हो सकते। जिस तरह से लोग आतंकियों की तरह पूरे दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने उपद्रव मचाया, ये बहुत ही निंदनीय है और हम सभी लोग इसको निंदा करते हैं। ये जो इन्होंने कल इतना गलत कार्य किया है, जो कि बदमाश है, किसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए किसान खेत में हल चलाता है, किसान अपना कार्य करता है, और जिस तरह से इन्होंने बदमाशी के साथ देखी, जब पोल पर चढ़ रहे थे, जिस तरह से झंडा ये लगा रहे थे वहाँ पर, इनको तो ये बदमाशी लोग हो सकते हैं। और फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज के सामने झंडा लगाना अपना, ये तो एक अलगाववादी या आतंकवादी जैसी गतिविधियाँ ये किसान नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हेडक्वार्टर में आज नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने बजट पेश किया। मेयर और बीजेपी के भेदभाव के रवैये का जिक्र किया तो वहीं फिजूल खर्ची पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा मनोज त्यागी ने कहा कि बजट में कोरोना का कोई जिक्र नहीं और ना ही उन लोगों का जो कोरोना के टाइम पर ड्यूटी पर तैनात थे। इसके अलावा उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग, विज्ञापन जैसी चीजों से इनकम कैसे बढ़ाएं, इसके सुझाव दिए। साथ ही निगम की कई कथित कमियों को भी उजागर किया। महापौर साहब का तानाशाही रवैया। महोदय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में एक अलग प्रकार की राजनीति चल रही है। यहाँ आंख मूंदकर कार्रवाई की जाती है। दिनांक 28/12/2020 की सदन की बैठक में पक्ष विपक्ष के बीच नारेबाजी चल रही थी। उसी दौरान सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने विपक्ष के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, अपशब्द के साथ साथ जाति सूचक शब्दों एवं थप्पड़ मारा, जिसे आप नहीं देख पाए।
आपने पक्षपातपूर्ण एवं अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए मुझे एवं श्रीमती मोहिनी जिनवाल जी को 15 दिनों के लिए निलंबन का आदेश दिया। साथ ही साथ श्रीमती गीता रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया, परंतु भाजपा के माननीय निगम पार्षदों द्वारा धक्का मुक्की, गाली गलौज, अपशब्द के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, थप्पड़ मारने एवं आम आदमी पार्टी के पार्षदों को चप्पल से मारने हेतु हाथ उठाने के बावजूद आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। महोदय, किसी भी सदस्य का महापौर बनने के बाद उनका पद पक्ष और विपक्ष से ऊपर होता है और महापौर की नजरों में सभी निगम पार्षद एक समान होते हैं, लेकिन आपने अपने पद का दुरुपयोग एवं पक्षपात करते हुए गलत फैसला लिया, जिसके लिए आपको सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए। आप पूर्वी दिल्ली की जनता को लेकर कितने असंवेदनशील हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो भी कार्य पूर्वी निगम में हो रहा है वह राजनीति से प्रेरित है, जिससे बचना होगा, तभी पूर्वी दिल्ली क्षेत्र का विकास हो सकता है। अध्यक्ष स्थायी समिति द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, परंतु खेद का विषय है कि निगम के शहीद कोरोना योद्धाओं के संबंध में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है, जिसे प्रतीत होता है कि निगम कर्मचारियों से भावनात्मक रूप से कितने जुड़े हुए हैं। तो वहीं बीजेपी में शामिल हुई निगम पार्षद गीतिका लूथरा भी विपक्ष की बजट बैठक में शामिल हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने अपनी पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया। निगम पार्षद गीतिका लूथरा ने कहा कि मोदी की नीतियों से खुश होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। प्रधानमंत्री के मोदी जी के कार्यशैली विचारधारा से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी शामिल करी। जो मोदी जी की नीतियां हमारी हैं और मोदी जी की प्रभावशाली जी से, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 हो, 492 वर्ष बाद ये कार्य हमें देखने को मिला है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे जीवन काल में हमारी आंखों के सामने ये दिन हमें देखने को मिला है। हमारे बुजुर्ग 492 वर्ष से सोच रहे थे कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, जो कि चले गए। हम सभी लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमारी आंखों के सामने ये राम मंदिर बनने जा रहा है। हम मोदी जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुए और चाहे धारा 370 की बात हो, जो कि हमें बताया गया था कि धारा 370 हट नहीं सकती, पहले विधानसभा में पास होगी, उसके बाद उपराज्यपाल के पास जाएगी, फिर पार्लियामेंट में पास होगी, फिर राज्यसभा में पास होगी, फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाके धारा 370 हटेगी। लेकिन ऐसा कार्य ना कोई विधानसभा में पास हुई ना कुछ हुई। इसका मतलब कार्य हो सकता था, आज तक पागल बनाया गया। तो मैं समझता हूँ इन दोनों की कार्यशैली से हमने प्रभावित होते हुए बीजेपी हमने ज्वाइन की। मैं धन्यवाद करता हूँ बीजेपी परिवार का, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे हमारे सिद्धार्थन जी हो, हमारे सदन के नेता हमारे बड़े भाई परवेज जी, हमारे निर्मल जैन जी, हमारे मेहर जी, सभी पार्षदों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरी बीजेपी परिवार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपने परिवार में सम्मानित किया। मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। कोविड वैक्सीन लगवाने से कई लोगों की शंकाएं खत्म नहीं हो रही और कुछ लोग घबरा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स इस वैक्सीन को लगवाकर लोगों को पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि लोग इससे डरे नहीं, आगे आएं और वैक्सीन लगवाएं। इसी क्रम में आज डॉक्टर बीके मोंगा ने वैक्सीन लगवाकर अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह हमें 100 का टारगेट है और पिछले 3-4 दिन से हम लोग 100 का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं अपना। यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे सेल्फी पॉइंट हम लोग लगाया, अंदर प्रॉपर वेटिंग है, प्री वेटिंग एरिया है और अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात भी हम लोगों के पास है और फैसिलिटीज़ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, जिस ढंग से रिस्पॉन्स आ रहा है उस ढंग से तो मतलब हमारे यहाँ तो 100% हो रहा है। तो हम तो ये कहेंगे कि अब लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। और बाकी जो लोगों को मन में कुछ शंकाएँ हैं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी शंकाएँ निकाल दें। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, अपना आएँ और वैक्सीनेशन लगवाएँ जैसे भी उनका नंबर आता है। डॉक्टर हेडगेवर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की और सरकार की और हमारे जो एसडीएम साहब हैं, उन्होंने इतने बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं कि लगता ही नहीं कि यहाँ पर कोई सरकारी सिस्टम से काम चल रहा हो। बहुत बढ़िया कॉर्पोरेट सिस्टम वाला हिसाब है और पूरा का पूरा A to Z जो है, हर चीज़ मेजर्ड है, हर चीज़ हिसाब से चल रही है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए, हमारे हॉस्पिटल की टीम भी आई हुई है। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि कोई किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इंडियन वैक्सीन्स, वर्ल्ड की जितनी वैक्सीन्स हैं, उन सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है।
और पूरा विश्व हमारी वैक्सीन को मांग रहा है, तो हमें सबको बिल्कुल दिल खोल के पहुंचना चाहिए। जिसका जो नंबर आए, अभी हेल्थ केयर वर्कर्स का नंबर है, बाद में जनता का भी आएगा, और ये पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमें यहाँ आना चाहिए। राजधानी में धीरे धीरे कोरोना का कहर कम होता जा रहा है। अब हॉस्पिटल में पॉजिटिव लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के 2 बड़े कोविड डेडिकेट हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल और राजीव गांधी हॉस्पिटल में भी इसका असर देखने को मिला है। कोरोना का ग्राफ लगातार गिरने की वजह से जहां पहले जीटीबी हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से 1500 बेड रिजर्व थे, उन्हें अब 200 बेड तक सीमित कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में अब सबसे ज्यादा बेड वाला कोविड हॉस्पिटल राजीव गांधी हॉस्पिटल बचा है। राजीव गांधी हॉस्पिटल में कोविड के लिए 500 बेड की सुविधा उपलब्ध है। वहीं हॉस्पिटल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या काफी कम रह गई है। हॉस्पिटल में पॉजिटिव मरीज केवल 8 रह गए हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में अभी 500 बेड कोरोना के लिए स्पेशली ईयर मार्क्ड हैं, जो कि दिल्ली सरकार के सभी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा है आज की डेट में, क्योंकि बाकी अस्पतालों के जो कोविड हॉस्पिटल है वो नॉन कोविड कर दिए गए हैं, लेकिन राजीव गांधी के 500 बेड अभी कोविड हॉस्पिटल के लिए रिजर्व रखे हैं। और जहाँ तक बात है पेशेंट्स की, एक ये अच्छी चीज़ है कि हमारे पास फैसिलिटी है, लेकिन अभी जैसे कि आपको मालूम है कि केसेस काफ़ी कम हैं, इन्फेक्शन रेट कम है, तो उसी हिसाब से आज की डेट में एडमिशन्स भी हॉस्पिटल में कम हो रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल भी अगर देखें आज की डेट में टोटल 8 पेशेंट हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट सारे पेशेंट स्टेबल हैं। और पिछले जहाँ तक बात है, मैं कह सकता हूँ 10-15 दिनों से कोई अनिल मोर्टलिटी है। तो कुल मिलाकर हालात काफ़ी अच्छे हैं हॉस्पिटल स्तर पे देखें तब भी, और टोटल दिल्ली के स्तर पर देखें तो एक अच्छी तस्वीर आ रही है कि कोविड के केसेस दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इस पे चर्चा की गई है, लेकिन अभी यही बात हुई है कि एट प्रेजेंट राजीव गांधी को कोविड हॉस्पिटल और 500 बेड, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो चाहे वो आईसीयू बेड हों, चाहे दूसरे बेड हो, हमारे पास फैसिलिटीज़ जैसे ऑक्सीजन, सब बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, और चाहे वो वेंटिलेटर हो, बाईपैप हो, तो इस तरह की सुविधाएं एक्चुअली क्रिएट की गई हैं। और आज की डेट में हमें प्राउड भी होता है कि हमारे पास 200 वेंटिलेटर आज की डेट में है, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में एक तरह से काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम क्योंकि पेंडेमिक के हिसाब से अगर देखें तो पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं है, हम अभी पेंडेमिक में हैं। तो अब बात करते हैं पूर्वी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन की। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टीकाकरण की शुरुआत से ही जिले के टीकाकरण केंद्रों में सबसे पीछे रहा था। अब धीरे धीरे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की स्थिति सुधरती दिख रही है। बीते शनिवार को राजीव गांधी हॉस्पिटल में 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वहीं बीते सोमवार को हॉस्पिटल में अपने ही पिछले आंकड़े को पार करते हुए हॉस्पिटल में 110 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन के बढ़ते ग्राफ पर हमने बात की हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत जैन से। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी हॉस्पिटल में जब से ही वैक्सीनेशन शुरू हुई तब से शाहदरा डिस्ट्रिक्ट का ये राजीव गांधी हॉस्पिटल वैक्सीनेशन में काफ़ी पीछे रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चरण आगे बढ़े ये अपने टारगेट से भी ऊपर निकला है। अभी इसमें पिछले जो वैक्सीनेशन लगाया गया था उसमें लगभग 110 लोगों को वैक्सीन लगी। इस पर ताज़ा स्थिति जानते हैं यहाँ के डॉक्टर अजीत जैन से। सर, अब यहाँ का ताज़ा स्थिति क्या है और क्या कुछ किया गया जागरूक के लिए? शुरू में जैसा बताया आपने कि वाकई हमारी सिचुएशन मतलब एक दिन था कि हमारे यहाँ 100 में से सिर्फ 9 लगे, एम्स में 8 लगे, और हमारे यहाँ स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब थी। कम परसेंटेज तो पूरी दिल्ली में ही था।
बट ग्रेजुअली हम लोगों ने कुछ चीज़ें करी हैं, जैसे काउंसलिंग सेशन बढ़ाए। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी उन लोगों के साथ में जो लगवाने वाले लोग थे उनके इंटरेक्शन रखा, सेशंस रखे जिसमें उन्होंने डायरेक्ट एज ब्रांड एम्बेसडर बात करी। सेल्फी पॉइंट्स बनाए जहाँ पे लोग अपना सेल्फी खिंचा के वैक्सीनेटेड एंड प्रोटेक्टेड करके सोशल मीडिया पे शेयर किए। बैजेस शुरू किए हम लोगों ने। एंड जो ड्रॉप इन बॉक्स की फैसिलिटी जो सरकार ने नई दी कोविन ऐप के अंदर, कि जो भी बंदा कहीं रजिस्टर्ड है वो किसी भी सेंटर में जाके अपना कोविन ऐप के ऊपर कंफर्मेशन लेके और कर सकता है। सबसे ज़्यादा मदद तो इसी चीज़ ने करी, कोविन ऐप के ड्रॉप इन बॉक्स ने। और बाकी सारी चीज़ों से मिला के हम लोग फिर हमारा टारगेट, जैसे हमने पहले दिन 45, फिर 20, फिर 9, फिर 20 और फिर सीधा हम लोग 100 किए। 100 के अगले सेशन में हमने 100 की जगह 110 किए, क्योंकि 10 जो हमारे पास में एक्स्ट्रा जो डोजेज आती है हमारी वो भी काम में आ गई। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले हैं वो हमारे यहाँ कांटेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे जैसे इवन IMA से हम लोगों ने कांटेक्ट किया, IMA से आ रहे हैं। इधर हमारे पास में करुणा हॉस्पिटल है वहाँ से आ रहे हैं। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है वहाँ के काफ़ी लोग आए हैं। ईबा से वहाँ के काफ़ी लोग आए हैं। गोयल हॉस्पिटल से भी लोग आ रहे हैं। अब जैसे जैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है वो आने लग रहे हैं और लोग हमसे अपनी क्वेरीज भी पूछ रहे हैं फ़ोन पे। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक नाउ कि अब ये परसेंटेज ऐसे ही बढ़ा हुआ रहेगा और काफ़ी अच्छा हम कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ अजीत जैन, जिन्होंने बताया कि अब हॉस्पिटल में जो खासकर वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, उनका भय खत्म होता जा रहा है और खासकर आसपास के इलाके के हॉस्पिटल के वर्कर्स भी यहाँ वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।